वेलकम बैक टू अगैन ऑन एडुलाइव मेडिको एंड आज के इस टॉपिक में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के ऊपर बारे में बात करने वाले हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो सेम होते हैं, कुछ हद तक सेम होते हैं। तो क्या लगता है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि वेदर इट इज़ ऑस्टियो और वेदर इट इज़ र्यूमेटॉइड। ओके, सो बोथ द कंडीशंस आर दी वी कैन से दैट आर दी both the condition are the joint inflammatory disease. ओके, बट ये हम बेसिकली बोल सकते हैं, जबकि इसका पैथोफिजियोलॉजी अलग होता है, इसका कॉजेटिव फैक्टर अलग होता है। इसके कुछ मेन डिफरेंसेस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ताकि आप कोई भी पेशेंट आए तो उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि सिम्टम सेम होते हैं तो हमें लगता है कि यार ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है या र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले आगे ये चीज़ देखो कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल ये कोई जॉइंट है। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा जॉइंट है। हर एक जॉइंट में क्या होता है कि दो हमारी बोन प्रेजेंट होंगी, प्रॉक्सिमली और डिस्टली। ठीक है, जॉइंट के बीच में हमारा एक कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज जिसको हम बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। हमारी मसल्स अटैच्ड होती हैं। ठीक है, मसल्स अटैच्ड होती हैं। मेम्ब्रेन, कैप्सूल्स, लिगामेंट जो जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कोई भी हमारा जॉइंट होता है, ठीक है, मसल कोई भी प्रॉपर एक्शन करती है तो वो मसल करती है, लेकिन हमारे पूरे जॉइंट को, ये जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं और ये हमारा जो कार्टिलेज होता है, मेनिस्कस होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड, ये हमारे जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एक तरीके से हमारी बोन को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज का काम क्या होता है, हमारी जॉइंट को फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है, उसमें लुब्रिकेशन बना के रखता है। कार्टिलेज का काम यही होता है, कहीं भी प्रेजेंट है वो। और उसके अलावा साइनोवियल मेम्ब्रेन, हमारा जो जॉइंट के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है। ये एक तरीके से मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, जो अंदर के स्ट्रक्चर को प्रिवेंट करती है। कैप्सूल होता है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड, मतलब स्टेबिलिटी होती है यहाँ पे। कैप्सूल क्या होता है, लेक्सिटी होती है, पूरी तरीके से वो मुड़ सके या खुल सके जॉइंट जो होता है हमारा। उसके अलावा बोन तो हमारी होती ही है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है कोई भी साइनोवियल जॉइंट का। ओके, तो अब क्या होता है ऑस्टियो में और र्यूमेटॉइड में, वो हम देखते हैं। तो बेसिकली जो हमारा ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है, ठीक है, वो डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ होती है। एंड ऑन दी अदर हैंड र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। मतलब समझते हैं डीजनरेटिव का। सबसे पहले डीजनरेटिव का मतलब ये होता है कि जो हमारा कार्टिलेज होता है वो धीरे 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 अपने नॉर्मल अमाउंट से कम होने लगता है। ये क्या होता है, डीजनरेशन होता है, यानी तो इसी वजह से हम इसको डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ बोलते हैं, बिकॉज ऑफ कार्टिलेज डिस्ट्रप्शन। कार्टिलेज हमारा कम हो रहा है, किस फैक्टर्स हो रहा है वो बताऊंगी आगे। ऑन दी अदर हैंड र्यूमेटॉइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारा धीरे धीरे करके कार्टिलेज डिस्टर्ब हो रहा है ड्यू टू सम ऑफ द फैक्टर। इसमें क्या होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ में, कि आपको पता होगा हमारी बॉडी में कहीं भी कोई इंजरी हुई है, डिजीज़ हुई है, तो तुरंत हमारा एकदम से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो एट सम टाइम्स हमारी डिजीज़ कहीं और हो रखी होती है, मतलब कहीं और हमारा इन्फेक्शन है। फॉर एग्जांपल कहीं पे हमारा इन्फेक्शन है, लेकिन इम्यून सिस्टम को वहाँ अटैक करना है उस बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो गलती से कहीं और अटैक कर देता है। समझ आ रही होगी बात, कि ऑटो इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि हमारी कोई कंडीशन होती है, ये वो कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी हेल्दी सेल्स को अटैक कर देता है। तो दिस इज़ द ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून डिजीज़। यानी क्या हो रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन से कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुई है, यहाँ पे बॉडी में कहीं और हमारी दिक्कत थी, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट की वजह से क्या हुआ, उस इम्यून सिस्टम ने कहीं और अफेक्ट जो है अटैक कर दिया, तो वहाँ की सेल्स डैमेज हो जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ की सेल्स जो होंगी वो डैमेज हो जाएगी। तो ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल साइनोवियल फ्लूइड में हमारी सेल्स प्रेजेंट है, वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब उसकी वजह से हमारा जो सराउंडेड स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट होने लगता है। ऑन दी अदर हैंड इसमें क्या था ऑस्टियोआर्थराइटिस में, कि यहाँ तो हो ही कार्टिलेज के ऊपर सबसे पहले इफेक्ट रहा था, कार्टिलेज की वजह से साइनोवियल फ्लूइड पे इफेक्ट आ रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले साइनोवियल फ्लूइड इफेक्ट हो रहा था, उसके बाद कार्टिलेज इफेक्ट हो रहा था, फिर
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है इसको, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन। कोई जनरली पूछता है तो आपको क्या बोलना है, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द डिजेनरेटिव डिजीज और कार्टिलेज डिस्ट्रप्शन अकर इन दिस डिजीज एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज द ऑटोइम्यून डिजीज। ओके, देन अब यहाँ पे देख रहे हैं आप डायग्राम में, यहाँ पे हमारा कार्टिलेज ब्रेक डाउन हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्टिलेज हमारा यहाँ पे हमारी जो है अंदर हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो अफेक्ट हो रही है, उसकी वजह से कार्टिलेज अफेक्ट हो रहा है हमारा। तो कार्टिलेज हमारा दूर दूर हटने लग रहा है अंदर की साइड से, जॉइंट स्पेस हमारा कम हो रहा है, यहाँ पे बोनी स्पर्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा बोन इरोजन्स हमारे हो रहे हैं, इर्रेगुलर फॉर्मेशन हो रही है हमारी बोन की, यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन दिखाई हुई इधर, और इधर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन दिखाई हुई है, ठीक है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की डेफिनेशन में बात करते हैं, इट इज़ अ डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज विच अफेक्ट्स द आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज को अफेक्ट करता है, और जिसमें क्या होता है कि हमारा जो हाइलिन कार्टिलेज होता है उसका डिस्ट्रप्शन हो जाता है, ठीक है। तो उसका डिस्ट्रप्शन हो जाता है हाइलिन कार्टिलेज का, कार्टिलेज का नाम याद रखना कौन सा, हाइलिन कार्टिलेज का डिस्ट्रप्शन हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ठीक है। ये नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ साइनोवियल मेम्ब्रेन अफेक्ट नहीं होती, यहाँ पे हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। हालांकि इसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है, बट वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन नहीं होती है, उसमें किसी और फैक्टर की वजह से हमारा स्वेलिंग आना स्टार्ट होती है। इसमें स्वेलिंग की वजह से ही हमारी जो है और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दिख रहा होगा आपको, ऑस्टियो हेल्दी नहीं है हमारा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारा हमारा जो कार्टिलेज है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ब्लूइश है हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज है, इसकी वजह से हमारा मेनिस्कस डिजनरेट हो रहा है, और इसकी वजह से बोन स्पर्स फॉर्म हो रहे हैं। बोन स्पर्स मतलब कि ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो रही है, नई बोन फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। फ्रिक्शन ही ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे लुब्रिकेशन जॉइंट के अंदर ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो जॉइंट के पार्ट सराउंडेड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अफेक्ट होने लगेंगे, क्योंकि उनके ऊपर स्ट्रेस आने लगेगा, एक्स्ट्रा लोड आने लगेगा। तो एक चीज़ अब क्या कि जो हमारा ये था ऑस्टियोआर्थराइटिस थी, ये क्या थी, हमारी मैकेनिकल कंडीशन थी और एसिमेट्रिकल थी, ठीक है। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है कि हम कोई वर्क कर रहे हैं, वियर एंड टीयर मतलब ओवर यूज़ रिपीटेटिव मोशंस कर रहे हैं, ओवर यूज़ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मतलब जितना नॉर्मल नीड है उससे ज़्यादा हम उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट्स कर रहे हैं, रिपीटेटिव एक्शंस कर रहे हैं हम उस जॉइंट के ऊपर, तो वो मैकेनिकल कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। एसिमेट्रिकल का मतलब यही है कि किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं आएगा, ठीक है, तो एसिमेट्रिकल आज हो जाएगा वो। तो इसमें क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा जॉइंट अफेक्ट होते हैं, मतलब सॉरी 1 और 2 जॉइंट, या तो एक जॉइंट अफेक्ट होगा या फिर 2 जॉइंट्स अफेक्ट होंगे मेनली, जैसे कि हमारा हिप और नीज़, ये हमारे वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं, बेसिकली हिप और नी जो होते हैं ये हमारे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ठीक है। इसमें जैसे अगर किसी की एज ज़्यादा है तो चांसेस बढ़ जाते हैं, ओवर यूज़ रिपीटेटिव मोशंस हो रहे हैं तो चांसेस कंडीशन के बढ़ जाते हैं, ओबेसिटी है पेशेंट यानी ज़्यादा उसका वेट ज़्यादा है, स्क्वेटिंग टाइप जॉब्स हैं उसकी, फॉर एग्ज़ाम्पल सिटिंग पोस्चर की जॉब्स हैं उसकी, या फिर ज़्यादा स्टेयर क्लाइंबिंग की जॉब्स हैं, ठीक है, स्क्वेटिंग टाइप्स की जॉब हैं, तो कंडीशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और हेरिडिटी है यानी उसके फैमिली मेम्बर में ब्लड रिलेशन में किसी को वो प्रॉब्लम हुई है तो वो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें होने के इसको पूरे पूरे चांसेस होते हैं, ओके। देन अब देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो जॉइंट को अफेक्ट करती है, ऑटोइम्यून कंडीशन है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड जो मेनली अफेक्ट करती है मेम्ब्रेन को, जॉइंट के मेम्ब्रेन को, नॉट द आर्टिकुलर कार्टिलेज, ओके। रिमेंबर दिस पॉइंट अगेन एंड अगेन, आई एम रिपीटिंग अगेन कि ये अफेक्ट होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या, जॉइंट मेम्ब्रेन, वो क्या होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज़ नॉट दी वियर एंड टीयर टाइप ऑफ ओवर यूज कंडीशन। मतलब इसमें मैं पहले बता चुकी हूँ कि यार वियर एंड टीयर काइंड ऑफ कंडीशन ये नहीं है कि मान लो आप ओवर यूज़ कर रहे हो, अगर बात ये आ रही है कि ओवर यूज़ की वजह से आपको मतलब सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं वहाँ पे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। बट इफ़ पेशेंट कंप्लेन स्टार्ट की वहाँ मेरी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, मेरी कोई स्क्वेटिंग टाइप जॉब्स नहीं है,
तो क्या आप डिफ्रेंशिएट करेंगे वहाँ पे? तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे हमारी रूमेटॉइड अर्थराइटिस ही हो सकता है। बाकी फर्दर हम उसको डायग्नोस करेंगे, प्रोविजनल डायग्नोसिस करेंगे, वो भी हम करते हैं, बट क्लिनिकली मैं बता रही हूँ, जो हम क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम करते हैं, तो ये उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये पॉइंट्स अगर आपने पढ़े हैं तो आप ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेल्दी जॉइंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्टिलेज डिस्ट्रप्शन हो रखा है, कार्टिलेज पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है यहाँ पे, ठीक है। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे ज़्यादा मैंने पीछे बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में लार्ज जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, वेट बियरिंग जॉइंट्स, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे स्मॉलर जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो स्मॉलर जॉइंट्स कौन से होते हैं? हमारे हैंड के जॉइंट्स बोल सकते हैं हम, जैसे कि हमारी प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स, मेटाकार्पोफेरेंशियल जॉइंट्स, कार्पस, रेडियो कार्पल एंड अल्नर कार्पल जॉइंट्स। ये हमारे जॉइंट होते हैं हमारे हैंड के, जो अफेक्ट होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। ये नॉन मैकेनिकल कंडीशन है, दैट मीन्स कि इसमें कोई ओवर यूज रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, ठीक है, कोई रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, और ये सिमेट्रिकल होती है, ठीक है, ये कंडीशन जो होती है। इसमें क्या होता है, मैनी जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या था, एक या दो जॉइंट्स अफेक्ट हो रहे थे, इसमें क्या हो रहा है, एक या एक से ज़्यादा के जॉइंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, रादर देन टू जॉइंट्स, ओके। देन ऑस्टियोआर्थराइटिस में बता चुकी कि स्मॉलर जॉइंट्स हमारे अफेक्ट होते हैं, हैंड के जॉइंट्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कि हमारे जो हैंड के जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स का नाम जो है मैं आपको बता चुकी हूँ, ये वाला, तो ये हमारे अफेक्ट होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि हम ये देख रहे हैं कि हम क्लिनिकल फीचर्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स को डिफरेंशिएट करते हैं कि इसमें क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे पहले पेशेंट हमेशा आपसे बोलेगा कि मुझे पेन, मतलब पेन उसका फर्स्ट सिम्टोमेटिक साइन होगा, ठीक है। बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सिम्टोमेटिक साइन पेन नहीं होगा, क्या होगा, स्टिफनेस होगी उसको। तो फर्स्ट सिम्टोमेटिक साइन इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज स्टिफनेस, ओके। इसमें कोई कार्डिनल साइन नहीं प्रेजेंट होता। सो हियर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्डिनल साइन? आपने इन्फ्लेमेशन में कुछ कार्डिनल साइंस पढ़े होंगे, र्यूबर, कैलर, इस तरीके से पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़े होंगे आपने। तो जो इसमें मतलब इन्फ्लेमेशन के जो 4 साइंस होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे, बट पॉजिटिव होंगे पूरे 110% रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है। सिम्टम्स अगर मॉर्निंग में देखें ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो वो वर्सन हो जाएंगे, बट मॉर्निंग में सिम्टम्स जो हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिम्टम्स वर्सन नहीं होंगे, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मॉर्निंग में सिम्टम्स वर्सन हो जाएंगे। अब इसमें क्यों नहीं होंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिम्टम्स वर्सन क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारे जो पेन की जो डेब्रीज होती हैं, ठीक है, वो जो पेन की डेब्रीज होती हैं वो हमारी मूवमेंट के टाइम पे, जब हम कोई मूवमेंट करते हैं तो वॉश आउट हो जाती हैं, ओके, वॉश आउट हो जाती हैं। बट ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो पेन वर्सन हो रहा है वहाँ पे हमारी जो डेब्रीज हैं वो वॉश आउट नहीं हो रही, ठीक है। तो मॉर्निंग में जब पेशेंट रहेगा तो उसको पेन होगा, क्योंकि जो उसका ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड की जो लेवल्स हैं वो सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, वो एक ही जगह पे बैठा हुआ है, तो उसका पेन का जो वर्सननेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फीवर और लॉस ऑफ एपेटाइट प्रेजेंट नहीं होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस में, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में फीवर के चांसेस देखने को मिलेंगे, एनीमिक रहेगा पेशेंट, और भूख भी उसको कम लग सकती है, ठीक है। सो आई होप क्लिनिकल फीचर्स आपको समझ में आए होंगे रूमेटॉइड और ऑस्टियोआर्थराइटिस के। देन ओए में क्या होता है कि हमारे जो जॉइंट का पेन होता है जब हम ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं तो वो वर्सन हो जाता है, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अगर हम जॉइंट पे ज़्यादा कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो रहा है, कार्टिलेज अफेक्ट हो रहा है, तो जब हम बार 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 जॉइंट को यूज़ करेंगे तो फ्रिक्शन तो वहाँ पे होगा ही, लुब्रिकेशन ख़त्म हो चुका है, तो पेन ज़्यादा होगा पेशेंट को। यहाँ पे क्या होगा, हम मूवमेंट कर रहे हैं तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, वो जो पेन की जो डेब्रीज होती हैं, जो पेन के जो रिसेप्टर्स हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं जब हम कोई मूवमेंट करते हैं। ऑन द अदर हैंड
साइनोवाइटिस नहीं होगा यहाँ पे। साइनोवाइटिस यानी साइनोवियल का मेम्ब्रेन का और साइनोवियल फ्लूइड के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना। यहाँ पे साइनोवाइटिस होगा बिकॉज दिस इज इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगी इसमें 30 मिनट से कम के टाइम में, यानी 30 मिनट से कम तक इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगी, क्योंकि ये नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। ये 1 घंटे से भी ज़्यादा यहाँ मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलेगी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। ये जो सारी फीचर्स आप तभी डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे जब पेशेंट आपको प्रॉपर हिस्ट्री अपनी बताएगा। ओके, तो यहाँ पे हम डायग्नोसिस के बिहाफ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस को और ऑस्टियो अर्थराइटिस को। तो क्या होता है यहाँ पे क्लिनिकल प्रोविजनल की देख रहे हैं हम कि ESR जो है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है। इसमें जनरली क्या होता है कि जो हमारा RBC का जो जब हम उसको किसी टेस्ट ट्यूब में देखते हैं और उसको देखते हैं कि वो नीचे सेटल डाउन है या वो ऊपर की तरफ आ रही हैं, तो ESR में क्या होता है कि जनरली हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका जो रेट ऑफ फ्लो होता है, मतलब जो उनका रेट होता है वो बढ़ जाता है, जबकि नॉर्मली ये धीरे धीरे होना चाहिए। तो जो रेट बढ़ा हुआ होता है वो इसमें स्लो ही होता है जब हम ESR करते हैं। तो इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन जब उसका हम करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, तो वो नॉर्मल आएगा। CRP लेवल क्या होता है हमारा, C रिएक्टिव प्रोटीन होता है। CRP क्या होता है, C रिएक्टिव प्रोटीन होता है। तो इसमें जो C रिएक्टिव प्रोटीन होता है वो हाई आता है, बढ़ा हुआ आता है। तो दैट मीन्स कि अगर प्रोटीन C रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है तो वो इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। ESR अगर हमारा बढ़ा हुआ आता है दैट मीन्स के इन्फ्लेमेशन को वो इंडिकेट करता है, यानी हमारी बॉडी में कहीं पर इन्फ्लेमेशन हो रही है। CRP में भी यही होता है कि अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है C रिएक्टिव प्रोटीन का, तो दैट मीन्स कि हमारा जो इन्फ्लेमेशन है वो इंडिकेट करेगा। बट इसमें तो ESR एंड CRP नॉर्मल आएंगे, तो इसमें तो करने की नीड ही नहीं है। ऑस्टियो अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो हम करते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं। तो ESR और CRP नॉर्मल आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में, ये याद रखना है। एक्सरे चेंजेस की बात करें, एसिमेट्रिकल होगा, यानी कि तरीके से जो पूरा उसका बोनी अलाइनमेंट होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, उसमें ऑस्टियोफाइट्स बनने लगेंगे। जॉइंट स्पेस कम, एक्सरे चेंजेस में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे। तो जॉइंट स्पेस कम हो जाएगा। सबकॉन्ड्रल बोन स्क्लेरोसिस का मतलब ये होता है कि हमारी जो बोन होती है, ठीक है, जो हमारी बोन होती है उसकी वो हार्ड होने लगती है। तो सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, हार्डनिंग ऑफ द बोन। तो बोन हार्ड होगी, होने लगेगी, हम एक्सरे में देख रहे हैं। ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन होगी, यानी कि नई बोन फॉर्मेशन होने लगेगी। बोनी इनलार्जमेंट, बोन जो है वो नॉर्मली बड़ी होने लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि नई बोन फॉर्मेशंस हो रही है वहाँ पे। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में होगा। अब क्या होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हमें एज़ कम्पेयर विद एक्सरे हमें सबसे पहले हमें ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है, क्लिनिकल लैब टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ESR का जो रेट आएगा वो एबनॉर्मल आएगा, यानी बढ़ा हुआ आएगा। जनरली कम आना चाहिए, यहाँ पे ESR का जो रेट आएगा वो कैसा आएगा, बढ़ा हुआ आएगा। CRP भी एबनॉर्मल आएगा, वो भी बढ़ा हुआ आएगा। मैंने आपको बताया अगर ESR हमारा बढ़ा हुआ आता है, एबनॉर्मल आता है, दैट मीन्स RBC रेट बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा इन्फ्लेमेशन है बॉडी में। तो दैट इन दिस बोथ द टेस्ट इंडिकेट्स द पॉजिटिव साइन ऑफ द इन्फ्लेमेशन, ठीक है, यानी इन्फ्लेमेशन हो रखी है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो इन्फ्लेमेशन का जो इंडिकेशन है वो तो बताएगा ही बताएगा। तो यहाँ पे ये दोनों एलिवेटेड रहेंगे टेस्ट जो होंगे हमारे। ऑन दी अदर हैंड एक्सरे की बात करें, ये एसिमेट्रिकल था, ये सिमेट्रिकल होगा। इसमें भी जॉइंट स्पेस जो है नैरो आएगा, कम हो जाएगा। मार्जिनल बोन इरोजन्स का जो मतलब होता है यहाँ पे, उसका मतलब यही होता है कि बोन इरोजन्स हो रहा है। इसका मतलब होता है कि हमारी जो बोन का जो वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, यानी हमारी बोन है वो कम हो रही है। दैट मीन्स बोनी डिस्ट्रक्शन विच अकर एट द आउटर बॉर्डर्स ऑफ अ जॉइंट स्पेस, ठीक है, यानी उसको हम ऑस्टियोपीनिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑस्टियोपीनिया। तो बोनी डिस्ट्रक्शन होने लगेगा, कहीं कहीं से बोन ख़त्म होने लगेगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, बोन बन रही थी, बोन जो है बढ़ रही थी, इनलार्जमेंट हो रही थी, लेकिन यहाँ बोन कम होने लगेगी। पेरी आर्टिक्यूलर ऑस्टियोपीनिया होने लगेगा, बोन मिनरल डेंसिटी पूरी कम होने लगेगी। और उसके अलावा
सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होगा और एंकिलोसिस मतलब कि जॉइंट फ्यूजन होने लगेगा। जो जॉइंट होंगे, जैसे ये दो जॉइंट है आपस में, ये आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द एंकिलोसिस। आई होप कि इन टर्मिनोलॉजीज आपको ये समझ में आई होंगी। ये था डायग्नोसिस के बेस पे इसका डिफरेंशिएशन ऑस्टियो और रूमेटॉइड का। यहाँ पे एक्सरे में देखेंगे आप लोग, यहाँ पे ये उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक्सरे है। ये यहाँ पे हमारा मार्जिन ऑफ द जॉइंट्स पे वो बन रहा है, क्या, ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं। यहाँ पे जॉइंट स्पेस यहाँ कम हो रही है, ठीक है। हमारी बोन एसिमेट्रिकल है, इरेगुलर फॉर्मेशन हो रही है बोन की जगह जगह पे। एंड यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सब कॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस, थिकनिंग ऑफ द बोन हो रही है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी साइड पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा बिल्कुल ये ग्रेड 4 है। जॉइंट स्पेस पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, बोन फॉर्मेशन हो चुकी है, बोन की हार्डनिंग हो गई है, ठीक है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे ये नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है, ओके। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ देख रहे हैं ये अलग अलग अलाइनमेंट इसका पूरा ख़राब हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस शो कर रहा है। जॉइंट में जो है फ्यूजन हो रही है, एंकिलोसिस हो रही है जॉइंट में। क्या हो रही है, एंकिलोसिस हो रही है। और बोन की इतना तो ज़्यादा इसमें नहीं डिफ्रेंशिएट हो पा रहा इस एक्सरे में, बट फिर भी ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारी डिफॉर्मिटी आ रखी है, यहाँ पे ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, बट दिस इज़ एबनॉर्मल, ओके। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा पूरा कि डिफॉर्मिटी आ रखी है, वो डिफॉर्मिटी आगे देखेंगे। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज का लॉस हो रहा है और बोन की ग्रोथ होगी। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे कार्टिलेज का लॉस तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे बोन की ग्रोथ नहीं होगी, बोन का लॉस होगा। तो ये भी एक डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस है। दूसरी साइड नोड्यूल्स बनने लगेंगे। नोड्यूल्स क्या होते हैं, एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ हो जाना, उनको हम नोड्यूल्स बोलते हैं। हमारे स्किन के नीचे, हमारी स्किन होती है, इसके नीचे एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है। तो नोड्यूल्स फॉर्मेशन ऑस्टियोआर्थराइटिस में हार्ड होंगे, तो यानी बोनियो ऑस्टियोफाइट्स जिसको हम बोलते हैं वो बनने लगेंगे। इसमें नोड्यूल्स जो होंगे वो सॉफ्ट होंगे, स्पंजी होंगे, इसमें हार्ड होंगे, ठीक है। एंड पेन जो है इवनिंग में वर्सन हो जाएगा और रेस्ट पर रिलीव हो जाएगा। इवनिंग में वर्सन क्यों हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ मैकेनिकल कंडीशन। तो हम जब जॉइंट का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं पूरा दिन का होके, तो ज़्यादा हम उसको जब भी मूवमेंट करेंगे तो इवनिंग में जॉइंट जो है, और टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली भी, तो यहाँ इवनिंग में जो पेन होगा वो वर्सन हो जाएगा और रेस्ट पे रिलीफ हो जाएगा, क्योंकि हम कोई यूज़ ही नहीं कर रहे हैं जॉइंट का, तो स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, रेस्ट पर है जॉइंट, ठीक है, तो इसलिए रिलीफ होगा। बट इसमें क्या होगा, मॉर्निंग में पेन वर्सन होगा और मोशन के टाइम पे रिलीव हो जाएगा। मोशन के टाइम पे रिलीव होगा बिकॉज जो डेब्रीज होंगी, पेन डेब्रीज होंगी, पेन रिसेप्टर्स होंगे, वो डेब्रीज वॉश आउट हो जाएंगी मूवमेंट की वजह से, तो इसलिए यहाँ पे रिलीफ होता है एट द टाइम ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट करने के बाद यहाँ पे रिलीफ होगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मूवमेंट करने के बाद यहाँ पे पेन बढ़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ मैं। क्रेपिटस साउंड, टक की आवाज़ आती है, हम जॉइंट जब मूवमेंट करते हैं वो प्रेजेंट होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ग्राइंडिंग टाइप फीलिंग होगी, लाइक ऐसा फील होगा पेशेंट को जैसे मतलब अंदर ही अंदर कुछ मेरा कोई पार्ट लाइक बहुत ज़्यादा मतलब कोई ग्राइंडिंग टाइप की वॉइस आएगी उसको मोशन के टाइम पे। रेंज ऑफ मोशन तो कम हो ही जाएगा। जॉइंट स्टेबिलिटी भी उसकी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी बिल्कुल भी, लड़खड़ापन रहेगा उसको। रेडिकुलर पेन आएगा, दैट मीन्स कि अगर उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो वो पेन रेडिएट होगा उसको, एंकल पे भी पेन आएगा उसको, एंकल पे, ठीक है। यानी पेन रेडिएट होगा, एक जगह पर ही नहीं होगा। यानी नी पर, नी जॉइंट में अगर मेरा ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट का है तो दैट डजंट मीन कि नी जॉइंट पे मेरा पेन आ रहा है। अगर कंडीशन वर्सन है यानी कि सिवियर है तो एंकल तक वो जो है रेडिएट हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड इसमें भी रेंज ऑफ मोशन कम होगा, इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो जाए, वो स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, यानी इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। और स्केलेटल डिफॉर्मिटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर विद ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। बोनी इनलार्जमेंट नहीं होगा इतना ज़्यादा इसमें, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस फॉर्मेशन नहीं हो रही, यहाँ तो बोन कम ही हो रही है,
ठीक है, तो इनलार्जमेंट कम होगा, इसमें इनलार्जमेंट ज़्यादा होगा। ओके, और डिफ़ॉर्मिटी मैंने पीछे बताया था कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो डिफ़ॉर्मिटी ऑस्टियो अर्थराइटिस में देखने को मिलेगी जेन्युवेल्गम, जेन्युवेरस। जेन्युवेल्गम, जेन्युवेरस का मतलब देखते हैं। जेन्युवेल्गम का मतलब होता है नॉकनी, नॉकनी। जेन्युवेरम का मतलब क्या, जेन्युवेल्गम का मतलब होता है नॉक नी, और जेन्यू वेरम का मतलब होता है, वेरम का मतलब होता है नॉकनी, वेलकम का मतलब होता है बोलेक्स। तो एक बार आगे देखते हैं कि जेन्यू वेलकम में क्या होगा। हमारे जो नी जॉइंट हो गए, जब हम पेशेंट को खड़ा करा के देखेंगे, नॉर्मली उसके फीट अपार्ट रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी जो उसके जॉइंट है वो आपस में स्पेस उसका बढ़ जाएगा, आपस में जॉइंट रहेंगे। जेन्यू वायरस में क्या करेंगे हम, जब फीट को क्लोज टुगेदर लेकर आएंगे तो जो उसका स्पेस है जॉइंट का, ठीक है, जॉइंट का स्पेस है, फीट क्लोज लाने के बाद भी वो ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं वेलगम में क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉक नी में क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे हमने फीट को अपार्ट रखा हुआ है, लेकिन जो ये जॉइंट है ये खुला ही नहीं है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे फीट साथ में है और यहाँ स्पेस ज़्यादा है। तो ये है वेलगम एंड वायरस डिफॉर्मिटी। ठीक है, बॉटनियर डिफॉर्मिटी एंड स्वान नेक डिफॉर्मिटी। तो बॉटनियर डिफॉर्मिटी जो होगी उसमें क्या होगा कि हमारा PIP यानी प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन होगा और डिस्टल इंटरफेलेंजियल पे हाइपर एक्सटेंशन होगा। यानी PIP पे फ्लेक्शन एंड DIP पे हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है, यू कैन नोट इट आउट दैट। ठीक है, तो ये है हमारी बॉटनियर डिफॉर्मिटी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट स्वान नेक डिफॉर्मिटी, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, तो स्वान नेक डिफॉर्मिटी में उल्टा होगा बॉटनियर डिफॉर्मिटी का, यानी PIP पे क्या होगा, यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन होगा, PIP पे हाइपर एक्सटेंशन होगा यहाँ। ठीक है, और DIP पे फ्लेक्शन होगा। ये बिल्कुल उसका अपोजिट है बॉटनियर डिफॉर्मिटी का। इसका मैं अभी आगे स्ट्रक्चर दिखाऊंगी आपको, इमेज दिखाऊंगी मैं, डोंट बी वरी अबाउट दैट। सो दीज आर दी मेन कॉमन डिफॉर्मिटी विच आर प्रेजेंट इन दी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड दी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि बॉटनियर डिफॉर्मिटी में आप यहाँ देख रहे हैं कि PIP पे हाइपर एक्सटेंशन है और DIP पे फ्लेक्शन है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे PIP पे फ्लेक्शन है और DIP पे हाइपर एक्सटेंशन है, ये आप दिख रहे होंगे यहाँ पे। ओके, तो ये थे डिफॉर्मिटी, रूमेटॉइड और ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब देख लेते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट कौन से इन्वॉल्व होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन से जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में बिग जॉइंट्स अफेक्ट होंगे, यानी कि वेट बियरिंग जॉइंट्स अफेक्ट होंगे, जो कि हमारी लंबर वर्टिब्री, हिप और नी होते हैं। ठीक है, तो हिप जॉइंट अफेक्ट होगा, नी जॉइंट अफेक्ट होगा, लंबर वर्टिब्रे यानी बिगर जॉइंट्स अफेक्ट होंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस में। एंड मोस्ट कॉमनली जॉइंट जो अफेक्ट होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो ज़्यादातर हमारा नी जॉइंट अफेक्ट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेट बेयर ही हमारा नी जॉइंट पे होता है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न। एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्मॉलर जॉइंट्स अफेक्ट होंगे, ठीक है, जो कि नॉन वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं, हमारे हैंड हो गए, फीट हो गए, ये सब। ठीक है, हैंड, रिस्ट एंड एल्बो, ये हमारे 3 टाइप के जॉइंट्स होंगे जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अफेक्ट होंगे। सबसे कॉमन जो होता है वो कार्पोफेलेंजियल जॉइंट अफेक्ट होता है हमारा, किसमें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। ओके, तो जॉइंट दिखाने थे मुझे आपको, ये नी जॉइंट है, ओके, ये हिप जॉइंट है, ये वर्टिब्रा जॉइंट, वर्टिब्रल जॉइंट्स है हमारे। ठीक है, तो ये ज़्यादा हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस में अफेक्ट होता है एज़ कम्पेयर्ड विद दी हिप जॉइंट। ठीक, ये है कार्पो मेटाकार्पो, पीछे बताया था ना मैंने कि CMC, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है, कार्पो मेटा कार्पल जॉइंट। ओके, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो कार्पो
मेटाकार्पल जॉइंट, यानी ये जॉइंट हमारा र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। ओके, ठीक है, आई होप this will be understood, and that was all about the osteoarthritis and the rheumatoid arthritis, the differentiation in between these two conditions. And if you are not subscribed to my channel, so please subscribe that and press the bell icon for to stay tuned with us. You can also follow us on social media at Live Medicure. And if you want to understand the separate video, if you want to see separate video on osteoarthritis clinical part and rheumatoid arthritis clinical part, then you can check it out in my description box. The link are available in the description box. Okay, so thank you so much for to listen up to me very patiently. Thank you.